गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके का डे 3 है। डे 2 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है, राइट, जिसके अंदर हमने सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टैटिक जी के काफ़ी वास्ट है, मगर हमने उन क्वेश्चन की लिया गया जो एग्जाम में पहले देखने को मिले हैं और उस बकेट से रिलेटेड आगे भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि जब आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्टफ रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको हमारी सीरीज से देखने को मिलेंगे, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है कोंकण उड़ीसा में। कहाँ के? कोंकण उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। किसने बनवाया था? ये बनाया था राजा नरसिंह देव ने। किसने बनाया था? राजा नरसिंह देव ने बनाया था प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। ठीक है। कौन सी शैली में बना है? ये बना है कलिंग शैली में। कौन सी शैली में? कलिंग शैली में। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोंकण उड़ीसा में है। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनाया था। और कौन सी शैली में बना हुआ है? ये बना है कलिंग शैली में बना हुआ है। कुछ और मंदिर भी साथ साथ हम कंप्लीट करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था और पंचायतीन शैली में बनाया गया था। ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि खजुराहो मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है। तो खजुराहो मंदिर जो है वो पंचायतीन शैली में बना हुआ है और चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। नीचे वाले दोनों क्वेश्चन को हम मंदिरों को एक साथ करते हैं क्योंकि इनकी जगह, लोकेशन और शासक और शैली सेम है। तो इरातेश्वर मंदिर और वृद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दोनों के दोनों चोल शासकों द्वारा बनाए गए हैं और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में है। मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, जो भी आपके साउथ इंडिया के मंदिर हैं वो ऑलमोस्ट जो जितने भी मिलेंगे आपको वो द्रविड़ शैली में ही मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में आता है जिसमें शैली पूछी जाती है और आपको वो पता है कि ये मंदिर कहाँ पड़ता है, मतलब भारत की किस लोकेशन में है, और अगर वो साउथ में है तो आप बेझिझक होकर वहाँ पे द्रविड़ शैली टिक कर सकते हैं, राइट। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा के कोंकण में है। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनाया था। कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है और कहाँ पे है? कौन सी शैली में बना है? पंचायतन शैली में बना हुआ है खजुराहो मंदिर। इरातेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चोल शासकों द्वारा बनाए गए हैं और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट है, अलीपुर बम केस में कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो कौन से क्रांतिकारी शामिल थे अलीपुर बम केस में? अरविंद घोष, रास बिहारी बोस और बागा जतीन। कौन? अरविंद घोष, रास बिहारी बोस और बागा जतीन, राइट। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना, वहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत अच्छा चांस रहता है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही आते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल से मैच करती है। अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको एक तरफ योजनाएं लिखी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एक तरफ उनके मॉडल्स लिखे होंगे, आपको मैच करना होगा। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर ये भी आ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी, मगर वो ईजी रहेगा आपके लिए क्योंकि आपको ईयर्स तो आप देख लेंगे, मगर जो मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, वो पहले भी एग्जाम में देखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है वो कौन सी योजना के अंदर था? पहली योजना के अंदर था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से 1956 के अंदर स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और अगर ये क्वेश्चन बनता है फ्यूचर के अंदर कि भाखड़ा नंगल बांध और हीराकुंड बांध किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था, तो भाखड़ा नंगल बांध और हीराकुंड बांध जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के अंदर हुई थी, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, उसके अंतर्गत बनाया गया था। दोबारा रिपीट करता हूँ, भाखड़ा नंगल बांध और हीराकुंड बांध पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच में हुई थी, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसके अंतर्गत बनाया गया था। अब सेकंड परियोजना भी करते हैं। दूसरी परियोजना जो थी वो 1956 से 1961 के बीच में थी। कब थी? 1956 से 1961 के बीच में थी। और कौन से मॉडल पर आधारित है? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच में थी? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे है? तो धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे है?
अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है मनीला फिलिस्पीन में। कहाँ? मनीला फिलिस्पीन में। अगर अंतर्राष्ट्रीय आता है ना, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलिस्पीन में है। अगर आता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो कटक उड़ीसा में है। दोबारा बताता हूँ, अगर आपको आता है कि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलिस्पीन, अगर आता है आपको कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 1916 में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग निकट आए थे? तो अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके, आप उसको, आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है जो उस चीज़ से बनते हैं, इससे रिलेटेड है, इस बकेट के अंदर आते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको वहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट टू यू या आई एडवाइस टू यू कि आप वहाँ जाके उस वीडियो को जरूर चेक करना। एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कि 100% आता है, मगर बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि इस क्वेश्चन के आने का, राइट। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, जो 1916 का अधिवेशन है, जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निकट आए थे, कौन सा अधिवेशन है? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है और उसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजमूदार द्वारा। अध्यक्षता वालों को जरूर याद करके जाना दो चीज़ों में, एक तो 1907 का सूरत अधिवेशन जब कांग्रेस दो भागों में बटी थी, उस समय की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, जब क्या कहते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग पास आए थे और क्या कहते हैं गरम दल नरम दल भी आपस में मिल गए थे, तो ये कौन से अधिवेशन थी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूदार द्वारा की गई थी, ठीक है। रास बिहारी बोस के टाइम पे अलग हुई थी कांग्रेस और अंबिका चरण मजमूदार के टाइम पे एक साथ हुई थी। 1907 में अलग हुई थी, 1916 में मिली थी। सूरत अधिवेशन में अलग हुई थी और लखनऊ अधिवेशन में मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट सिनाबर्ग ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो माउंट सिनाबर्ग ज्वालामुखी कहाँ पे है? यह है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबर्ग ज्वालामुखी। अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस महासागर में है, तो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। किस द्वीप पे है? तो हवाई द्वीप पे है। कौन सा है? माउना लोआ है। कौन सा? माउना लोआ। अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से महासागर पे है? प्रशांत महासागर पे है, हवाई द्वीप पे है, और कौन सा है? माउना लोआ है। और अगर ये आता है कि माउंट सिनाबर्ग ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है ग्रैमी अवार्ड? संगीत से। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ग्रैमी अवार्ड संबंधित है संगीत से। अगर आता है पुलित्जर अवार्ड या पुलित्जर पुरस्कार, किससे संबंधित है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो आपका साहित्य और पत्रिका से संबंधित है। किससे? साहित्य और पत्रिका से संबंधित है आपका पुलित्जर पुरस्कार। स्टार्टिंग हुई थी 1917 में हुई थी। कब हुई थी स्टार्टिंग? 1917 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1969 में। क्वेश्चन अगर ये बनता है कि प्रथम व्यक्ति कौन है जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो उसका नाम है देविका रानी। कौन है? देविका रानी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये तो हम सबको पता होगा कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय सिनेमा में दिया जाता है। और देविका रानी प्रथम व्यक्ति है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी लौट आती है? कहने का मतलब बेसिकली यही है कि वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिस परत से हम फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है जिसके द्वारा हम रेडियो वर्क करता है, राइट, वो कौन सी ऐसी परत है जहाँ से जो तरंगे भेजी जाती है वो वापस लौट के आती है? तो कौन सी परत है? वो आयन मंडल है। कौन सा? आयन मंडल। तो वायुमंडल का जो आयन मंडल है वहाँ उस आयन मंडल से जो पृथ्वी द्वारा तरंगे भेजी जाती है वो वापस पृथ्वी पे लौट आती है। इसी की वजह से आपको रेडियो पे संगीत या आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सुनाई देती है, राइट। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो दो क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब बना था? तो साइमन कमीशन बना था 1927 में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो भारत कब आया था? 1928 में आया था। जिस साइमन कमीशन ही वो कमीशन है जिसके विरोध के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, राइट। नेक्स्ट है रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या किस वर्ष हुई थी?
44 बीसी के अंदर। कब हुई थी? 44 बीसी के अंदर रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है, किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फोबोस और डीमोस कहे जाते हैं? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके दो लघु उपग्रह है? कौन से? फोबोस और डीमोस। कौन सा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है फोबोस और डीमोस। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि के पास। कितने हैं? 82। कितने? 82। अगर पूछा जाता है सबसे कम उपग्रह किसके पास है, तो मंगल ग्रह के पास है, फोबोस और डीमोस। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे उपग्रह है कौन से ऐसे ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन से ग्रह है? एक है बुध, एक शुक्र। इन दोनों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फोबस और डीमोस। शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो है 82। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि ग्रह के पास ही है। और बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे उपग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह है जिनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? तो भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे का होता है। कितना लंबा होता है? 12 घंटे का होता है। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे का होता है। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक ने जो शिलालेख स्थापित किए थे उनकी संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। और कौन सी लिपि में है? वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर जो अशोक की लिपि मिलती है वो कौन सी मिलती है, तो ब्राह्मी लिपि मिलती है। कौन सी लिपि मिलती है? ब्राह्मी लिपि मिलती है। राइट। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो अशोक द्वारा स्थापित जो सबसे छोटा अभिलेख है वो है रुम्मीदेह अभिलेख। कौन सा? रुम्मीदेह अभिलेख है कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में है। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में है। और अगर ये पूछा जाए कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो है भाबरू अभिलेख। कौन सा है? भाबरू अभिलेख। कहाँ पे है? राजस्थान के विराटनगर में है। ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख कितने हैं? 14 है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी ख्रोष्टी लिपि में है। भारत के अंदर जो मोस्टली मिलता है वो ब्राह्मी लिपि मिलती है। सबसे छोटा वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? रुम्मीदेह अभिलेख है, लुम्बिनी, नेपाल में है। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? भाबरू अभिलेख है। कहाँ पे? राजस्थान के विराटनगर में है। राइट। नेक्स्ट करते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की है, तो लिखा है जी हॉपकिंस ने की थी। कि जी हॉपकिंस ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी। अगर क्वेश्चन आता है विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? मैकुलम ने की थी। किसने? मैकुलम ने की थी। विटामिन की खोज की थी जी हॉपकिंस ने की थी। जी हॉपकिंस ने की थी, 1912 में की थी। राइट। और विटामिन ए और बी की खोज किसने की है? मैकुलम ने की है। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम बार अरबों ने आक्रमण कब किया था? तो पहला जो अरबों का आक्रमण था वो कब था? 1712। कब था? सॉरी 712। कब था? 712। जो पहला अरब का जो आक्रमण है वो कब था? 712 का है। और किसके द्वारा किया गया था? वो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पहला अरब का जो आक्रमण था वो था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसने कहाँ पे आक्रमण किया था? इसने सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण किया था। किस पे किया था? सिंध के राजा दाहिर पे इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको हम अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। राइट। तो अगर हम विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। किसका? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। अगर पूछा जाएगा आपको कि रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसका? रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस के बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, विश्व व्यापार संगठन का और स्वास्थ्य संगठन। यानी कि आप समझ लो श्रम, व्यापार और स्वस्थ, श्रम, व्यापार और स्वस्थ। ठीक है। इस अगर व्यापार करोगे तो क्या करोगे? आप श्रम भी करोगे और फिर श्रम करोगे, क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। तो इन तीनों का स्वस्थ कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस का कहाँ है? रेड क्रॉस का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कानपुर में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है,
पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो का जो गेम होता है उसके अंदर एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मतलब पोलो के गेम के अंदर जो एक टीम होती है उसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, स्कीमो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो स्कीमो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है। कहाँ? कनाडा में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? कनाडा, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है स्कीमो प्रजाति। नेक्स्ट है, मायोपिया रोग, निकट दृष्टि रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया जो रोग होता है उसको निकट दृष्टि रोग भी कहते हैं। ठीक है, मायोपिया रोग को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लेंस करते हैं? अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष आएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आपको दूर की चीज नहीं दिखाई देती। ठीक है, उल्टा है ये, आपको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको निकट दृष्टि दोष मतलब पास की चीज तो दिखाई देगी, दूर की चीज नहीं दिखाई देगी आपको। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है? अवतल लेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर ये निकट दृष्टि को दूर दृष्टि दोष होता तो क्या करना पड़ता? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता। ध्यान रखना, अगर निकट पास का आता है निकट दृष्टि दोष पास का, तो अवतल लेंस, इसको निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि मायोपिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो मायोपिया रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर दूर दृष्टि रोग होता है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है? जो फीफा कप है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो फुटबॉल के बाकी कप को भी कर लेते हैं, ट्रॉफी को भी कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फीफा कप, संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप और आशुतोष कप। फीफा कप, संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप और आशुतोष कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। दोबारा रिपीट करते हैं, फीफा कप, फीफा कप, संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप और आशुतोष कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि बनाई जाती है? तो सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल से कौन सी औषधि बनाई जाती है? कुनेन बनाई जाती है। कौन सी? कुनेन बनाई जाती है। तो सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि बनाई जाती है? कुनेन बनाई जाती है। ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट देखा गया है एग्जाम के अंदर। तो संविधान का कौन सा संशोधन जिसके द्वारा मतदान की जो आयु थी, पहले 21 वर्ष वाले जो होते थे वो लोग जाके मतदान दिया करते थे, मगर बाद में एक संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र के बंदे भी जाके अपना क्या कहते हैं मतदान दे सकते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था और 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। यानी कि 89 से पहले की बात की जाए तो जो 21 वर्ष के लोग थे वही जाके मतदान दे पाते थे, मगर 1989 के बाद 61वां संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष की आयु के बंदे भी जाके अपना मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने का विज्ञान होता है, इसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या होता है? कार्टोग्राफी होता है। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का है पास्कल। क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। शक्ति का क्या है? वॉट है। और बल का क्या है? न्यूटन है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पार्सल है। दाब का क्या है? पार्सल है। शक्ति का वॉट है और बल का क्या है? न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसने अपने हाथ से लिखा था? तो क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान का जो मूल दस्तावेज है, मूल दस्तावेज मतलब जो उसका ओरिजिनल जो दस्तावेज है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? किसने अपने हाथों से लिखे है? तो किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा नहीं गया था। जो राइटिंग थी, जो लिखा था, जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था उसको मैनुअली, वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है? तो कौन जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जो डायबिटीज कहते हैं, उसको किस प्रकार की औषधि दी जाती है? इंसुलिन दी जाती है। कौन सी औषधि दी जाती है? इंसुलिन दी जाती है।
नेक्स्ट है मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज के अंदर आपको कई सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखा गया है कि ये रोग किस किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तिल्ली को, जिसको प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, इसको तिल्ली भी कहते हैं। तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? प्लीहा, प्लीहा और तिल्ली। नेक्स्ट है नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। तो नेपानगर एक शहर का नाम है, उसका संबंध किस उद्योग से है? तो उसका संबंध है अखबारी कागज से। किससे? अखबारी कागज से संबंधित है नेपानगर का संबंध। किससे? नेपानगर का संबंध किससे? अखबारी कागज से संबंध है। नेक्स्ट है अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ लेख की संख्या कितनी है। तो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। शिला लेख की संख्या कितनी थी? 14 थी। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट है मैग्रीफेरा इंडिका किसका एक वैज्ञानिक नाम है। ये तो बहुत इजी है, आप आराम से बता सकते हैं। आम का है। मैग्रीफेरा इंडिका किसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम है? आम का। वैज्ञानिक नाम वाले क्वेश्चन भी आजकल देखे गए हैं कि एग्जाम में है, तो उसको भी कवर किया गया है। तो मैग्रीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है भारत में कंपनी के अधीन और बंगाल गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के अंदर कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कब था? 1974 ने 1774 से 1785 के टाइम पीरियड के अंदर रहा था। तो कंपनी के अधीन क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद 1858 के अंदर जो शासक जो पावर थी, जो रूलिंग पावर थी, वो कंपनी से ले ली गई थी और ब्रिटिश की जो क्वीन थी उनके हाथ में चली गई थी। उससे पहले क्या होता है? उससे पहले कंपनी ही काम करती थी। कंपनी का ही पूरा क्या कहते हैं राजस्व रहता था, उन्हीं की ही उनका ही पूरी रूलिंग चलती थी। तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें आप यही यूज़ करोगे कि कंपनी के अधीन, हर चीज़ कंपनी के अधीन होती थी। तो भारत के अंदर कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और 1974 से 1774 से लेकर 1785 के बीच में रहा था। और वॉरेन हेस्टिंग ही एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था। जिसके ऊपर क्या चलाया गया था? महाभियोग भी चलाया गया था। नेक्स्ट है रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो रेक्टर स्केल होता है, उसका प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है रेक्टर स्केल का प्रयोग। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये वायुमंडल के बारे में बात कर रहा है। तो वायुमंडल में क्या मिलता है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है। कितनी होती है? 78% अराउंड होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है, 78%। नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का? सर क्रीक। क्या है? सर क्रीक। कहाँ पड़ता है? कच्छ, गुजरात में है। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। अगर उत्तरी पूछा जाए सकता कौन सा है, तो क्या? इंदिरा कॉल है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पूछा जाए तो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पड़ता है? अंडोमान निकोबार के निकोबार में है वो। ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? टॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1802 में की गई थी। मद्रास, बॉम्बे और असम साइड में की गई थी। कहाँ? मद्रास, बॉम्बे और असम साइड में की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें कहता है कि जमींदारों की बजाय सीधा किसानों से ही क्या कहते हैं कर वसूल किया जाता था। इससे पहले कैसे क्या होता था? जैसे मान लो स्थायी बंदोबस्त होता था, उसके अंदर भी क्या होता था स्थायी बंदोबस्त के अंदर कि जमींदार रखे गए थे। जमींदार और किसान ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसानों के मध्य क्या था? जमींदार था आपका स्थायी बंदोबस्त के अंदर। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जमींदारों को बीच में से हटा दिया और बोला कि सीधा जो डायरेक्ट है वो किसान ही उनको न कर देंगे। तो कौन सी क्या कहते हैं कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत था? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था, जिसके अंदर रैयत मतलब किसान। ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब किसान डायरेक्ट ही अपना कर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। आगे एक और आएगा महालवाड़ी। महालवाड़ी बेसिकली कहाँ था? वो ऊपर राजस्थान, हरियाणा इस एरिया में था। और महालवाड़ी बेसिकली क्या होता है? महालवाड़ी की पूरा का पूरा एक गाँव, तो जहाँ पूरा का पूरा गाँव एक कर इकट्ठा करके किसको दे रहा है? क्या कहते हैं गवर्नमेंट को दे रहा है, वो है महालवाड़ी व्यवस्था। जहाँ किसान डायरेक्ट दे रहा है अपना कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जहाँ पे जमींदार बीच में है ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसानों के बीच में, वो क्या है? आपकी स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा चलाया गया था? कर्नल वॉलिस द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि किस देश में बुल फाइटिंग
बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसका बुल फाइटिंग राष्ट्रीय वो है, राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग किसका राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। किसका है? स्पेन का। बुल फाइटिंग किसका राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ड्रिबल खेल ड्रिबल जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत के संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की मांग की गई थी 1895 में। कब की थी? 1895 में। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगता है हमें कि जब 1947 का टाइम पीरियड आया था तब हमने संविधान की मांग की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ही संविधान की मांग कर ली थी। हालांकि ये था कि उसमें रिक्वेस्ट दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसको मतलब होने में कई साल निकल जाते थे, राइट। तो जो अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, किसने बोला था कि भारत का संविधान होना चाहिए, खुद का संविधान होना चाहिए, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये बात कही गई थी। और कब कही गई थी? 1895 में कही गई थी। नेक्स्ट है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है मैकियावेली भारत का। हालांकि ये क्वेश्चन गलत होते हैं, मुझे गलत लगते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैकियावेली जो भारत का मैकियावेली कौटिल्य चाणक्य को कहा, कौटिल्य चाणक्य एक ही है जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, राइट, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे। इवन जो मैकियावेली है इनको बताना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि जो ये मैकियावेली है ये क्या, इनको किस नाम से जानना चाहिए? चाणक्य कौटिल्य के नाम से जानना चाहिए। जबकि क्या है कि थोड़ी सी एजुकेशन हमारी ऐसी है कि हम लोग जो बाहर के जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके जो नेम है उनके हिसाब से हम अपने भारतीयों को याद करते हैं। जबकि कौटिल्य जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब विद्वान थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। इनकी जो अर्थशास्त्र की बुक है, हालांकि वो अर्थशास्त्र की बुक जो है वो एक राजनीति के ऊपर है कि राजा को क्या करना चाहिए, अपने प्रजा के लिए किस तरह का शासन करना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड में आज से कितने हज़ारों साल पहले उन्होंने वो चीज़ लिख के गए थे कि किस तरह का शासन होना चाहिए, राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो उसकी कंपेरिजन आप मैकियावेली से कर रहे हो तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस इसका। मैकियावेली कब आया था और कौटिल्य भाई साहब कितने इनके कितने पूर्वज रह चुके हैं, राइट। तो हालांकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है अगर आपको कि मैकियावेली किसे कहा जाता है भारत का मैकियावेली, तो ये कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है लघु गणक सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लघु गणक सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किया था जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था लघु गणक सारणी का आविष्कार। अगर आएगा कि डायनेमो के आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था डायनेमो का आविष्कार। अगर आएगा भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। किसने? जेम्स वॉट द्वारा किया गया था भाप के इंजन का आविष्कार। अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार? लेविस वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। दोबारा रिपीट करते हैं। अगर आएगा लघु गणक सारणी का आविष्कार किसने किया है? लघु गणक सारणी का आविष्कार किया है जॉन नेपियर ने, ठीक है। अगर आएगा डायनेमो का आविष्कार किसने किया है? माइकल फैराडे ने किया है। भाप के इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वॉट ने किया, और फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है लेविस वाटरमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरण का हॉटेस्ट में प्रसार क्या है? मतलब कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो मानव होता है, इंसान होता है, उसको जो कान की क्षमता क्या है, वो कितना कम से कम सुन सकता है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकता है। मतलब किस हॉटेस्ट से कम वो नहीं सुन सकता और किस हॉटेस्ट से ज़्यादा वो नहीं सुन सकता। मतलब एक लिमिट रहेगी ना कान के पर्दे की, तो क्या है? तो 20 हर्ट्ज से वो कम का नहीं सुन सकता और 20,000 से ऊपर का नहीं सुन सकता। तो लिमिटेशन क्या है उसकी बाउंड्री? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में मानव के जो कान होता है उनकी सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है। 8 मिनट है। 8 मिनट आपको 20 सेकंड में कहीं देखने को मिलेगा, 8 मिनट 16 सेकंड में कहीं देखने को मिलेगा। तो 8 मिनट के हिसाब से आपको क्वेश्चन टिक करना है। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट है एक समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। एक समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या है? समतापीय रेखा। क्या है? समतापीय रेखा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के
किसने प्रचलित किए थे? तो भारत के अंदर अगर हम क्या कहते हैं हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं ये किस शासक द्वारा किए गए थे? ये किए थे कुषाण वंश द्वारा। किसने? कुषाण वंश द्वारा। कुषाण वंश का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो प्योर गोल्ड के सिक्के थे वो मार्केट में प्रचलित किए गए थे। नेक्स्ट है शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापना की गई थी शुंग वंश की। नेक्स्ट है 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुनोको तबाई। क्या था? जुनोको तबाई। पहली महिला कौन थी? जुनोको तबाई। कब चढ़ी थी? 1975 में चढ़ी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1957 में देश में पहला मानव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपग्रह परीक्षित किया गया था। मतलब ये पूछा जाता है कि जो 1957 में किस देश में पहला मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम, ठीक है, मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष उपग्रह प्रेषित किया गया था? तो किसने किया था? सोवियत संघ रूस ने किया था। किसने किया था? रूस द्वारा किया गया था 1957 में पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह। और जैसे कहते हैं कि जैसे धरती का कौन सा उपग्रह है? कृत्रिम धरती का जो कहते हैं जो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चांद है। ऐसे ही कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था रूस द्वारा, ठीक है। कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। नेक्स्ट है शांति में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शांति में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो शांति में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनोट को मिला था। किसको मिला था? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनोट को मिला था पहला शांति में नोबेल पुरस्कार। कहाँ दिया जाता है ये दिया जाता है और ओस्लो नॉर्वे में। कहाँ दिया जाता है ये? ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। तो और हमने जो पढ़ा था कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? क्या कहते हैं आपका, कहाँ पे है? जिनेवा में है। वॉशिंगटन सॉरी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डोनोट है। और हेनरी डोनोट ही वो पहले व्यक्ति है जिनको कहते हैं शांति के अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1901 में मिला था। नोबेल पुरस्कार का ये सीन है कि नोबेल पुरस्कार दो जगह दिए जाते हैं। अगर शांति के बारे में पूछा जाएगा तो आपका ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। शांति वाला कहाँ मिलता है? ओस्लो नॉर्वे में मिलता है। उसको छोड़ के जो बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ मिलते हैं? आपके स्वीडन में मिलते हैं, ठीक है। जैसे साहित्य का हो गया, भौतिकी हो गया, रासायनिक, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसके अंदर जो भी आपका क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार होते हैं वो आपको स्वीडन में मिलते हैं। सिर्फ एक शांति का पुरस्कार जो कहाँ मिलता है? ओस्लो नॉर्वे में मिलता है। क्वेश्चन अगर आता है कि पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था हेनरी डोनोट को। पहला नोबेल पुरस्कार मिला कब था? 1901 में मिला था। हैरी डोनोट है कौन? वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है शीशे के सिक्के किस वंश से चलाए गए? तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे, राइट। तो शीशे के सिक्के किस वंश से चलाए गए थे? सातवाहन वंश में। कहा? सातवाहन वंश में चलाए गए थे शीशे के सिक्के। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत जब इंडिया आज़ाद हो चुका था उस समय संसद के समक्ष पहला जो बजट था, जो पहला जो आम बजट था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी। किसके द्वारा? वित्त मंत्री कौन थे उसमें? देखो जो बजट होता है वो वित्त मंत्री ही पेश करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि जो पहला बजट जो पेश हुआ था जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद जो पहला बजट पेश हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा किया गया था। कब? आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा क्या कहते हैं पेश किया गया था पहला बजट, ठीक है। कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 में। कब? 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारतीय राज्य सीमा के अंदर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। कौन सा है? सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। हालांकि K2 भी है मगर K2 जो है वो आज की डेट के अंदर मतलब वो इंडिया के पार्ट में नहीं आता है क्योंकि उस पर जो है पाकिस्तान का कब्जा हो रखा है, राइट। वो इंडिया के पार्ट के अंदर नहीं आता है। हालांकि देखा जाए तो K2 जो है सबसे बड़ा शिखर है हमारे इंडिया के अंदर, मगर क्योंकि फिलहाल अगर वर्तमान की अगर बात की जाए तो K2 जो है वो एक क्या कहते हैं
पाक अधिकृत एरिया के अंदर, मतलब जो पाकिस्तान है उसने उस एरिया को मतलब उस पर कब्जा कर रखा है, राइट। और अगर पूछा जाए तो उसको छोड़ के अगर भारत में सबसे बड़ा कौन सा होगा तो सिक्किम में है। कौन सा है? कंचनजंगा है। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी? तो किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी, तो समाचार एजेंसी जो थी पीटीआई, वो किस वर्ष पंजीकृत हुई थी? तो हुई थी 27 अगस्त 1947 में। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी, मतलब रजिस्टर्ड हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन कौन से जानवर की आकृति है? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके अंदर शेर के अलावा कौन से जानवर है? हाथी है, घोड़ा और सांड है। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। नेक्स्ट है, सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार को कौन सा त्योहार कहते हैं? फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। ये कौन सी जनजाति के लोग बनाते हैं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हो। सरहुल त्योहार, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, कौन सी जनजाति के लोग बनाते हैं? ये बनाते हैं मुंडा जनजाति के लोग। कौन सी जनजाति के लोग बनाते हैं? मुंडा जनजाति के लोग बनाते हैं। और है कहाँ पे बेसिकली मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये छोटा नागपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो सरहुल त्योहार, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, मुंडा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पाई जाती है मुंडा जनजाति? छोटा नागपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और हमने पढ़ा था पहले, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन मतलब बादलों का जो गर्जना होता है वायुमंडल की किस परत में? क्षोभ मंडल में। कहाँ पे है? क्षोभ मंडल में होता है मेघ गर्जन। नेक्स्ट है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस के अंदर जो शूल होता है वो किसका रूपांतरण है? पत्तों का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? शूल, कैक्टस के अंदर पत्तों का रूपांतरण है। नेक्स्ट है कि जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच मान के क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम के अंदर। तो जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का क्या होता है? 6.4 होता है। दूध का कितना? 6.4 होता है। मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का 7.4। और सिरके का होता है 3। बेसिकली क्या होता है, जो 7 होता है ना वो एक मिडल माना जाता है इसके अंदर। और 7 से जितना कम होगा उतना वो एसिड होगा, अम्लीय होगा। और 7 से जितना ज़्यादा वो क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का। जल का पूछे तो 7 होता है, ठीक है। दूध का पूछे तो 6.4 होता है। दूध का 6.4 होता है। और सिरके का पूछे 3 होगा। सिरका क्योंकि बहुत अम्लीय होता है तो कितना होगा उसका? 3 होगा सिरके का। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनेस्को का कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। विश्व बैंक कहाँ है? वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है? वॉशिंगटन में है। विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमने पहले भी किया है। यूनेस्को कहाँ पे है? पेरिस में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व श्रम संगठन भी कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, राइट। और हमने क्या करा था? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो यूनेस्को का है पेरिस में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वॉशिंगटन में। रेड क्रॉस, विश्व संघ संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी है और 10 कितने अस्थायी है? कितने? 5 स्थायी है और 10 क्या है? अस्थायी है। और हमारा जो इंडिया भी है वो भी क्या है? हमारे जो 10 अस्थायी सदस्य है इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है,
जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या है जापान की संसद का नाम? डाइट है। क्या है? डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। भारत के किस राज्य में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तमिलनाडु और केरल। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है। नेक्स्ट है श्री सेलम बांध किस नदी पे है? तो श्री सेलम बांध किस नदी पे है? ये है कृष्णा नदी पे, और है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में एक और बांध है, क्या है? सोमासिला। क्या है? सोमासिला। सोमासिला बांध कौन से है? पेनार नदी पे है, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। दोबारा करते हैं, आंध्र प्रदेश के दो बांधों को करते हैं। कौन सा? श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे है। श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पे है। सोमासिला बांध आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ पे? पेनार नदी पे। सोमासिला बांध आंध्र प्रदेश में है, और कौन सी नदी पे? पेनार नदी पे है। नेक्स्ट है धनुष कंटक रोग किस किस रोग को कहा जाता है? तो धनुष कंटक जो रोग होता है वो किस रोग को कहते हैं? टेटनस को कहते हैं। किसको कहते हैं? टेटनस को कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो शरीर है वो अकड़ जाता है, वो धनुष की आकृति का हो जाता है। और टेटनस रोग होता कैसे है बेसिकली? तो टेटनस रोग जो होता है वो जंग लगे हुए लोहे के कटने से होता है। मगर अगर बाई चांस लोहे से कटने से नहीं होता है, दोबारा रिपीट करता हूँ, लोहे के कटने से नहीं होता, जंग लगे हुए जो लोहा होता है उसके कटने से आपको टेटनस रोग हो सकता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? धनुष कंटक रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था, आज़ादी से पहले। ठीक है, मतलब आज़ाद होने से पहले ही हम लोगों ने संविधान सभा द्वारा कहते हैं जो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा उसको अपना लिया था, तिरंगे को अपना लिया था। जो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। नेक्स्ट है ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। क्या है? ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हमने पहले किया था स्टार्टिंग में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया, पंचायतन शैली में बना हुआ है। इरातेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर दोनों तमिलनाडु में है, चोल वंश ने बनाया था, और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, चंदेल शासक और पंचायतन शैली। इरातेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, चोल शासक और द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी, जो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध, मतलब कोई किसी ने विरोध नहीं किया था उसका, निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? महानदी पे है। और कहाँ है? कहाँ पे? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। और सोमशिला बांध कहाँ पे? पेनार नदी आंध्र प्रदेश में है। श्री सेलम बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। अभी हम दो थोड़ी देर पहले किया था हमने, आंध्र प्रदेश में दो थे, कौन से? सोमशिला बांध पेनार नदी पे, और श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पे। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, सोमशिला बांध पेनार नदी आंध्र प्रदेश, श्रीसेलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो लेक पैलेस कहाँ पे? लेक पैलेस है उदयपुर में। कहाँ पे? लेक पैलेस उदयपुर में है। नेक्स्ट है कि सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 में कहाँ संपन्न हुई थी? तो सार्क जो गृह की जो पहली मंत्रियों की पहली बैठक है जो कि 2006 में हुई थी, वो हुई कहाँ पे? ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। और सार्क का मुख्यालय पूछे तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट है एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। वायु दाब प्राय अधिक होता है जब वायु, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब जो है वो अधिक होगा, कब होगा? जब वायु क्या होगी? ठंडी और शुष्क होगी। क्या होगी? ठंडी और शुष्क होगी, तो वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष में नापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावित की गई थी? तो नापतोल की जो मैट्रिक प्रणाली है वो कब प्रभावित हुई थी, कब आई थी, कब लागू की गई थी? 1968 में की गई थी। भारत में नापतोल की मैट्रिक प्रणाली कब प्रभावित हुई थी? 1968 में प्रभावित हुई थी। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? तो पिन कोड किस वर्ष लागू किया था? 1972 में लागू किया गया था। कब किया था? 1972 में लागू किया गया था पिन कोड। नेक्स्ट है
किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो नेपोलियन जो था वो कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का सम्राट था। वो तो किस वर्ष बना था? 1804 में बना था। कब बना था? 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था? तो जो दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे नेल्सन मंडेला जी, उनको आजीवन कारावास सुनाया गया था। किस वर्ष सुनाया गया था? 1964 में। कब? 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपिस घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया में। और ये कौन से घास के मैदान होते हैं? ये शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान होते हैं। यूरेशिया बेसिकली क्या है? जो ऊपर का जो रूस है और जो यूरोप का कुछ पार्ट है, ये मिलके बनता है यूरेशिया, राइट। और स्टेपिस घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया में मिलते हैं। और किस क्या कहते हैं कटिबंध में आते हैं? ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर का एरिया है तो वो ठंडा एरिया, तो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं स्टेपिस घास के मैदान। अगर हम पूछें कैंपास घास के मैदान कहाँ पे आते हैं? ब्राज़ील में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ब्राज़ील में आते हैं। ब्राज़ील आपका कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। और दक्षिण अमेरिका के अंदर क्या इस पार्ट को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय भाग कहते हैं। कंपास घास का मैदान कहाँ मिलता है? ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय भाग में मिलता है। अगर आता है लानोज घास का मैदान कहाँ है? तो लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुला में है। कहाँ पे? वेनेजुला में है। और वेनेजुला में भी कहाँ पे आता है? उष्ण कटिबंधीय क्या कहते हैं क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगर आप पूछे कि स्टेपिज कहाँ पे आता है? स्टेपिज आता है यूरेशिया के अंदर, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय का पार्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पार्ट है। कंपास जो घास के मैदान है वो आपके ब्राज़ील में मिलते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पार्ट है। लानोज जो घास के मैदान है वो आपको वेनेजुला में मिलते हैं, और वेनेजुला क्या है? उष्ण कटिबंधीय भाग का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन बेसिकली अब ऐसे ही बनते हैं कि जो महात्मा बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में ना पहला उपदेश दिया गया था, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडल परत क्या कहती है? तो पृथ्वी की सतह के जो समीप जो पहली वायुमंडल परत है उसे क्या कहते हैं? सौममंडल कहते हैं। और हमने से पढ़ा था जितने भी जो मेघ गर्जन होते हैं, जो वायु की जो क्या कहते हैं वर्षा होती है, बिजली कड़कना, सब कुछ जो होता है वो किस में होता है? सौममंडल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है, दिन और रात होने का कारण क्या है? तो क्या कारण है दिन और रात का? पृथ्वी का परिभ्रमण। क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण। देखिए, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। इससे दिन और रात नहीं होते हैं। मेरी बात समझना, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इससे दिन और रात नहीं होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इस वजह से दिन और रात होती है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं? अब पृथ्वी का परिभ्रमण। क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इससे दिन और रात का कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पे चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे घूमती है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। इसे कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। नेक्स्ट है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वॉट है। क्या है? वॉट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वॉट है। ज्योति फ्लैक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? लूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। और चुंबकीय फ्लैक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? बेवर है। क्या? बेवर। शक्ति का क्या है? वॉट है। ज्योति फ्लैक्स का क्या है? ल्यूमेन है। और चुंबकीय फ्लैक्स का क्या है? बेवर है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1780 ईस्वी में भारत का कौन सा पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में भारत का कौन सा पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित होता? द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1780 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। द बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने किया था। किसने? जेम्स ऑक्सटन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था द बंगाल गजट 1780 में, भारत का पहला समाचार पत्र। नेक्स्ट है, निग्रोटो प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो निग्रोटो प्रजाति जो है वो भारत के कहाँ पाई जाती है? अंडोमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडोमान निकोबार में पाई जाती है निग्रोटो प्रजाति। और अंडोमान निकोबार के अंदर ही बेसिकली जैसे अगर कभी आप जाओगे अंडोमान निकोबार तो आप वहाँ देखोगे तो आप
प्रॉपर जो आदिवासी जो होते हैं, प्रॉपर जैसे आदिवासी में पहले सुनने को मिलता था कि जिनका क्या कहते हैं मतलब शहर से कोई लेना देना नहीं होता, वो प्रॉपर बिल्कुल बेसिकली जैसे स्टार्टिंग में रहा करते थे वैसे ही रहते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप अंडमान निकोबार जाकर देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल बेसिकली मतलब जैसे उनके कपड़े थे पहले वो आज भी वैसे है, जिस तरह वो रहा करते थे वो आज भी रहते हैं, जिस तरह उनका खान पान था वो आज भी मतलब सेम चीज़ है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस ये है कि आपको उस जगह को क्रॉस करने के लिए आपको वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या कहते हैं परमिशन लेनी पड़ती है, और गवर्नमेंट की जो जिप्सी है उनके साथ ही आपको जाना पड़ता है। आप खुद वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आप वहाँ उस एरिया के अंदर क्योंकि जंगल का पूरा एरिया है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे पैदल पैदल वॉक कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं या अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे गवर्नमेंट की ही गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसी गाड़ी में जाना पड़ेगा और पूरी प्रोटेक्शन से जाना पड़ेगा। तो कई सारे रूल एंड रेगुलेशंस है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है। आप जाओ तो वहाँ पे जैसे काला पानी जो है वो भी उधर ही वहीं पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, अगर कभी आपका फ्यूचर में कभी जाने को मिले तो आप वहाँ जाके वो चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो कहाँ पे आती थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब साइड में आती थी। हमने पहले पढ़ा था कि स्थायी बंदोबस्त जो था वहाँ बेसिकली क्या था कि स्थायी बंदोबस्त के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसानों के बीच में क्या होता था? जमींदार होता था। फिर हमने नीचे पढ़ा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या होती थी? बेसिकली क्या होती थी, जैसे मद्रास साइड में थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और वो थी कि रैयत मतलब किसान डायरेक्ट ही क्या करते थे अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना लगान या कर अपना देते थे। माहलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब साइड में चलती थी। यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे क्या कि पूरा का पूरा गांव मिलके ही पूरा अपना कि जो टैक्स है पे करता था। ठीक है, उसे कहते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था। किसने स्टार्ट की थी? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मैंगटेंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मैंगटेंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगटेंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मैंगटेंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कहाँ था, वो भी कहाँ है? लंदन में। तो लंदन में कौन से मुख्यालय? 2 मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है कहाँ पे? लंदन के अंदर है। वॉशिंगटन के बारे में बात की, वॉशिंगटन डीसी के बारे में बात करिए तो क्या पे वहाँ पे क्या है? विश्व बैंक है और क्या है वहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्या है? विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? कहाँ पे है आपका? वॉशिंगटन डीसी में है। रेड क्रॉस का कहाँ पे था? जनेवा स्विट्जरलैंड में था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ था? जनेवा स्विट्जरलैंड में था। स्वास्थ्य का कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे था? कहाँ पे था? जनेवा स्विट्जरलैंड में था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कहाँ था? जनेवा स्विट्जरलैंड था। तो जैसे जैसे पूरी सीरीज कंप्लीट करते रहोगे आपके दिमाग में पूरे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। बस आई रिक्वेस्ट यू इस सीरीज को हर एक वीडियो को एटलीस्ट अब 1 या 2 बार देखना, क्योंकि एकदम सारे क्वेश्चन दिमाग में नहीं बैठते। मगर हाँ, अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली जो ये पूरे जो क्या कहते हैं 2000 क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे और एग्जाम को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बेसिकली हमको क्वेश्चन तो सारे आते हैं, बस एग्जाम में जब हम जाते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं तो चारों ऑप्शन के अंदर हम बिल्कुल पजल हो जाते हैं। तो आप ये बस समझना, पढ़ता हर एक बच्चा ही है, राइट, मगर जो बच्चा जितनी ज़्यादा सटीकता से पढ़ता है, जितना ज़्यादा क्लैरिटी से पढ़ता है, एग्ज़ाम में वही बंदा टिक कर पाता है। आप जब एग्ज़ाम देते होगे तो आप देखते हो कि क्वेश्चन तो आपको आता है, आंसर भी आपको आता है, मगर जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ऑप्शन इतने सिमिलर होते हैं कि आपको सही आंसर चुनने में ही दिक्कत हो जाती है, राइट। तो आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। तो पढ़ना ऐसे कि आप जो ही पढ़ो बिल्कुल सटीकता से पढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के अंदर चली गई थी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? ठीक है, और कौन से उस पर आधारित है? क्या कहते हैं हेरोड डोमर पे आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के अंदर चली थी। ठीक है, किस पे फोकस किया गया था? कृषि पे फोकस किया गया था। किस पे फोकस किया था? कृषि पे फोकस किया गया था। और हमने पहले क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि जो भाखड़ा नंगल बांध है वो किस परियोजना के अंदर बनाया गया था? वो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बनाया गया था, जो कि 1951 से 1956 के अंदर चली थी, राइट। फोकस बिंदु क्या था? फोकस पॉइंट क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? कृषि था। ठीक है, और कौन से मॉडल पे? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, बेरी नाग झील
भारत के किस राज्य में है? तो बेरी नाग झील भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। बेरी नाग झील कहाँ पे है? भारत के जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन सा था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमचंद विक्रमादित्य। कौन था? हेमचंद विक्रमादित्य। क्योंकि इनके बाद क्या आता है? इनके बाद क्या था? मुगल आ गए थे, राइट। आपने पढ़ा होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, सॉरी पानीपत की दूसरी लड़ाई। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 में जो हुई थी, वो हुई थी हेमचंद विक्रमादित्य और आपके अकबर के बीच में। मगर अकबर उसमें सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा था। बैरम खान जो अकबर का सेनापति था, उसके द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया था। और उसके अंदर अकबर की, क्योंकि जाहिर सी बात है मुगल सेना बहुत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुई थी उस समय, तो अकबर की जीत हुई थी, राइट। तो मगर उससे पहले क्या था? उससे पहले जो हेमचंद विक्रमादित्य, क्योंकि जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था पंजाब में कालानौर जगह में, क्या कहते हैं, अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय दिल्ली की गद्दी पे कोई नहीं था। उस समय हेमचंद विक्रमादित्य ने अटैक करके दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लिया था। जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था, तब हेमचंद ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तब जाके हेमचंद का नाम हेमचंद विक्रमादित्य पड़ा था। मगर उसके बाद जब अकबर को मालूम पड़ा, तो अकबर वापस आया पंजाब से, और इनके बीच में पानीपत की लड़ाई हुई, जो कब हुई थी? 1556 में हुई थी, जिसके अंदर फिर अकबर जीत गया था। और उसके बाद फिर मुगल काल ही चला। फिर मुगल काल के बाद आपको पता है, जब मुगल काल जब पूरा खत्म हुआ था 1857 की क्रांति के टाइम के बाद, जब बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल शासक रहे हैं, तो उसके बाद क्या था? उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद फिर हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो अंतिम हिंदू राजा जो था हेमचंद विक्रमादित्य ही था, ठीक है। नेक्स्ट है, और हाँ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अकबर जो है वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने कई बार रिपीट कर दी है। अगर आपको अकबर के बारे में A to Z जितने भी क्वेश्चन उनके बनते हैं, मतलब बनने चाहिए, जो एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं, अगर आपको कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक अकबर से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, जिसपे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत आराम से मैंने वीडियो बनाई है, राइट। उसके अंदर आपको मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सुप्रसिद्ध जो कुतुब मीनार है, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जो उसकी नींव रखी गई थी, वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इसकी नींव किस द्वारा लिखी गई थी? क्योंकि इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था। मतलब पूरा जो कुतुब मीनार का निर्माण है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो इसका जो निर्माण है, जो कुतुब मीनार का निर्माण है, वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था? इस पर एक बार बिजली गिर गई थी और ऊपर की इमारत टूट गई थी। फिर दोबारा से इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया था, वो किसके द्वारा कराया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। तो पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है, ठीक है। और किसके याद में बनाया गया था? कभी का क्वेश्चन ये भी आया था कि किसकी याद में बनाया गया था। तो एक कहते हैं, एक कुतुबुद्दीन काकी करके एक कोई सूफी संत थे, उनके याद में ये बनाया गया था कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? पूरा काम किसने कंप्लीट कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। और अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो इसकी जो ऊपर की जो इमारत वो टूट गई थी, उसके बाद जो दोबारा से रिपेयरमेंट हुई थी, वो किसने कराया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है अभी, कि कुतुब मीनार के अंदर जो जो मेन गेट है, यानी कुतुब मीनार के अंदर आप एंट्री करते हैं, जब आप जो मेन एक दरवाज़ा आता है जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली का। अगर कभी आप दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में तो हालांकि काफ़ी सारी जगह है देखने लायक, और कुतुब मीनार भी उनमें से एक अच्छी जगह है कि आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको इल्तुतमिश की कब्र भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। इल्तुतमिश की कब्र भी कुतुब मीनार में स्थित है अभी। और एक बात और अब मुझे इससे याद आ गई, इससे दिल्ली सल्तनत जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली सल्तनत से भी संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बन सकते हैं। जैसे अमीर खुसरो के बारे में जो कविताएं हैं उनकी, जो भी सब कुछ, जो भी उनकी रचनाएं हैं, या दिल्ली सल्तनत में कौन कब बैठा, किसके बाद कौन बैठा, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियो बना रखी है, दिल्ली सल्तनत करके। लंबी वीडियो है काफ़ी, आई थिंक वो 3 घंटे की वीडियो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको दिल्ली सल्तनत का पार्ट कंप्लीट करना है आपको, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्लित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। मतलब जो होता है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्लित्जर
कर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1979 में स्टार्ट हुआ था। ग्रैमी अवार्ड हमने ऊपर किया था, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 में 59 में स्टार्ट हुआ था। पुलित्जर कर जो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस में 1917 में स्टार्ट हुआ था और साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में जाता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है तो वास्तुकला में जाता है। अगर आता है पुलित्जर पुरस्कार किस में जाता है वो साहित्य और पत्रिका में दिया जाता है। नेक्स्ट है बतुकम्मा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा जो फेस्टिवल है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया जाता है बतुकम्मा फेस्टिवल। और हुसैन सागर झील भी कहाँ पे है? वो भी तेलंगाना के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी प्रवाही किस नदी पर जोग पर जलप्रपात, जिसे क्या कहते हैं गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, स्थित है? मतलब कहना जाता है कि पश्चिमी प्रवाह मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जिसके ऊपर जोग प्रपात है? जोग प्रपात है, जिसको क्या कहते हैं गरसोपा प्रपात भी कहते हैं। कौन सी नदी है? शरावती नदी। कौन सी? शरावती नदी, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन आता है गरसोपा जलप्रपात कहाँ पे है? कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जो जोग जल प्रपात है वो किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। कहाँ पे है जोग जलप्रपात? कर्नाटक में है। और अगर क्वेश्चन आता है कि शरावती नदी कौन सी प्रवाही नदी है तो पश्चिम प्रवाही नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। मतलब पहली शासिका कौन थी दिल्ली पे शासन करने वाली? रजिया सुल्तान थी। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 1236 से लेकर 1240 के बीच का टाइम पीरियड था। और उस समय क्या था कि क्योंकि उस समय जो था कि सल्तनत टाइम का टाइम पीरियड था और किसी मुस्लिम मतलब महिला को शासक पे लोग देखना मतलब गवारा नहीं समझते थे, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक ये वहाँ पे उस शासन में टिक नहीं पाई। हालांकि बहुत डिजर्विंग थी, ठीक है, और बहुत ब्रेव थी। जैसे इनके बारे में अगर पढ़ा जाता तो आपको समझ आएगी कि बहुत ब्रेव थी, क्योंकि उस समय इतने लोगों से फाइट करने के बाद गद्दी पे बैठना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनका एक भाई भी था, आपने रजिया सुल्तान नाम से एक मूवी भी थी बहुत पुरानी, हेमा मालिनी की और धर्मेंद्र की, आपने वो भी देखी होगी। तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती है, मगर हिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेव लेडी थी ये। और जो जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी पहली महिला, वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनकी कबर को लेके थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो इनकी कबर जो है वो दिल्ली में भी कही जाती है और इनकी कबर जो है वो कैथल में भी कही जाती है। मतलब हरियाणा का जो कैथल जगह है, इनकी कबर के साक्ष्य वहाँ भी मिलते हैं। वहाँ भी कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की कबर जो है वो कहाँ पे है? कैथल में है। और दिल्ली में भी एक जगह है जहाँ पे रजिया सुल्तान की कबर देखने को मिलती है। राइट। इसके अंदर कुछ और भी है, हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर पूछा जाए कि पहली महिला गवर्नर कौन थी, यानी पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। और सरोजिनी नायडू ही पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। राइट। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। मगर क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन अगर आता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। क्वेश्चन अगर ये आता है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो जज थे, जो मुख्य न्यायाधीश थी, उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी? वो थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ। कहाँ की? उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता कि हाई कोर्ट की कौन थी, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? पहली मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको मिला था मदर टेरेसा को मिला था। किनको? मदर टेरेसा को मिला था पहला नोबेल पुरस्कार। मैं ये भारतीयों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पूछा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महिला कौन सी है, तो है आशा पूर्ण देवी। कौन सी? आशा पूर्ण देवी
पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महिला है। ठीक है, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश मीरा शाही फातिमा बीबी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त मदर टेरेसा और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु ये तो हमने ऑलरेडी शायद हमने पहले कर लिया है, तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो मतदान की आयु 21 से 16 नहीं, ये गलत है, 21 से कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन है। और यहाँ पे आई थिंक ये जो है ईयर भी गलत है, 1989 में था। कब था, 1989 में। तो कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन है, 61 वाला संविधान संशोधन है, 1989 में है, ये मिस प्रिंट है। और आयु कितनी थी, 21 से कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट है एशियाई सिंगों का घर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है एशियाई सिंगों का घर, गिर नेशनल पार्क को किसे कहते हैं, गिर नेशनल पार्क को कहा जाता है एशियाई सिंगों का घर। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मैं डे 4 पे भी आऊँगा, वहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे और आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना, क्योंकि क्या होगा कि क्वेश्चन एक बार में माइंड में नहीं बैठेगा, मगर हम जाहिर सी बात है वीडियो का अगर वीडियो यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना कि जिसमें हम वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, तो पहले आप क्या करना, पहले इसको नॉर्मल देखना है वीडियो को, उसके बाद वीडियो को फास्ट करके देखना। फास्ट से क्या होगा कि आप फटाफट अपने माइंड से ही आंसर बना के वहाँ पे क्या कहते हैं पेस्ट कर सकेंगे। तो उससे क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ इसी उसके अंदर हो जाएगी। और आई होप कि जब ये पूरी 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होगी, आपके पास बहुत अच्छा स्टफ आपके माइंड में रहेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको, अगर एफर्ट सही लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, आपके जो भी आपके जो भाई बंधु हो गए आसपास जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उनको ये भी शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी कुछ वीडियो ऐसी है जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने पहले बीच में भी इस वीडियो के दौरान कई बार बोली है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, अशोक कहते हैं अकबर से संबंधित, राइट, दिल्ली सल्तनत से संबंधित, तो वो आप क्या कहते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।